हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यश मनी विज्ञान चैनल। यश मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। लास्ट वीडियो हम देख चुके हैं कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, कोशिका के संरचना क्षेत्र देख चुके हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। हम कोशिका स्ट्रक्चर देख चुके हैं। कोशिका में मैं आपको बता चुका हूं कि कोशिका में ये सबसे भारी लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, ये व्हाइट कलर की ये लेयर दिखाई दे रही है, ये वास्तव में कोशिका झिल्ली है। ठीक, ये क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, एक तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ये यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं वास्तव में एनिमल सेल है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी, वह एक एनिमल सेल है। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एक प्लांट सेल है। ठीक, ये एक पादप कोशिका है, प्लांट सेल है। ठीक, यहाँ पर इसमें अंदर की साइड पर जो पाई जाती है ये कहलाएगी प्लाज्मा झिल्ली, जो अंदर की तरफ पर है। ठीक, ये प्लाज्मा झिल्ली कहलाएगी या कोशिका झिल्ली जिसे हम कहेंगे। सेम है ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जिसे कह देते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानी जाती है। जिसे इंग्लिश में हम कहें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हमें अध्ययन करना है वास्तव में ये है क्या, और ये जीव कोशिका में जो पाई जाती है तो इसका मुख्य कार्य क्या है, ये किस किस काम आती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे भारी लेयर है जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, यही है वास्तव में देखें तो कोशिका झिल्ली। कोशिकाओं के अंदर पाई जाने वाली सबसे भारी संरचना है जिसे हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली। ठीक, जो कोशिका झिल्ली के नाम से जानी जाती है, इसे इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लिखते हैं। ठीक, इसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं। तो जितने नामों से हम जानते हैं वो नाम मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सब नामों से इसे जाना जाता है। और ये वास्तव में रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली है। हम जानते हैं कि वास्तव में कोशिका झिल्ली जो होती है वो 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, 3 लेयर से बनी होती है, 3 लेयरों की बनी होगी। ये छोटा सा पार्ट यदि हम इसका ले लें, स्ट्रक्चर हम देखें तो ये संरचना हमें 3 लेयरों में दिखाई देती है। जैसे कि ये संरचना होगी लिपो, प्रोटीन और लिपो। अर्थात तात्पर्य है, लिपो से तात्पर्य रहेगा लिपिड, लिपिड मीन्स होगा वसा। ठीक, लिपिड का मीन्स वसा, प्रो से तात्पर्य होगा प्रोटीन और फिर लिपो का तात्पर्य होगा वसा अर्थात लिपिड। तो 3 स्तरों की बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड की ये बनी होती है कोशिका झिल्ली। इसे हम एक स्ट्रक्चर की सहायता से देख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार। यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है। डायग्राम में आप समझ यहाँ देखेंगे हम तो ऊपरी वाला स्तर जो आपको दिखाई देगा ये है वसा का लेयर कहलाएगा अर्थात लिपिड है। ठीक, लिपिड स्ट्रक्चर है, वसा है, लिपिड मीन्स होता है वसा, तो ये वसा वाला भाग है। नीचे का येलो स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये भी सेम ऊपर जैसा ही लिपिड स्ट्रक्चर है या लिपिड संरचना कहलाती है। ठीक, और बीच में ये यहाँ पर रेड कलर की संरचना है वो वास्तव में प्रोटीन स्ट्रक्चर है या प्रोटीन की संरचना है। इस प्रकार से लिपिड, प्रोटीन, लिपिड की बनी होती है। अर्थात यूं कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है त्रिस्तरीय होती है। पहला स्तर ये है, दूसरा स्तर इसका ये है और तीसरा स्तर इसका ये है। ठीक, इस प्रकार से 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है कोशिका झिल्ली। तो आप समझ गए होंगे कि कोशिका झिल्ली 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। चलिए आगे हम चलते हैं, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका झिल्ली के बारे में आगे अध्ययन करना चाहेंगे तो हम बता रहे हैं आपको, वास्तव में एक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। पारगम्यता से तात्पर्य क्या होता है? परमिएबल, पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है अर्थात परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। परमिएबल मेम्ब्रेन से तात्पर्य होता है कि किसी अणुओं को ये कन्वे करवाती है अर्थात पास करवाती है।
या तो अंदर लेती है या फिर बाहर निकालती है। दो प्रकार का काम होता है इस झिल्ली के द्वारा, या तो अणु अंदर आते हैं, ये O2 है, ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं। यदि ये एक सेल है और सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर O2 की यदि कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, सांद्रता कम हो जाए, ऑक्सीजन सांद्रता यदि कम हो जाती है O2 के अंदर, यहाँ पर O2 की मात्रा यदि कम हो जाए या O2 की कमी हो जाए, O2 की जब कमी हो जाती है तो वातावरण से अर्थात आसपास के एरिया से, जिसे कहा जाएगा वातावरण या आसपास का एरिया या पर्यावरण, ठीक। वातावरण से ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलने लगती है, अर्थात यह वास्तव में इस प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है, कोशिका के अंदर पहुंच जाती है। यह है O2, क्योंकि वातावरण से इस समय ऑक्सीजन अधिक है वातावरण में और वातावरण से ऑक्सीजन फिर जाती है और कोशिका के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी है। इसी प्रकार से यदि हम देखें CO2 गैस के बारे में चर्चा करें, जब दैनिक क्रियाएं उसकी हो जाती हैं तो यहाँ पर CO2 बन जाता है और CO2 वास्तव में एक प्रकार से एक्सट्रैक्टिव पदार्थ है, मटेरियल है, अर्थात उत्सर्जी पदार्थ के रूप में काम करता है CO2। और CO2 की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर वायुमंडल की अपेक्षा या वातावरण की अपेक्षा, यहाँ हम लिखेंगे वातावरण, तो वातावरण की अपेक्षा जब यहाँ पर कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वह CO2 को बाहर निकालने लगता है और यह प्रक्रिया स्वतः ही होती है और यह प्रक्रिया वास्तव में विसरण के कारण संपन्न होती है। किसके कारण संपन्न होगी? विसरण के कारण संपन्न होगी। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का अंदर जाना भी विसरण के कारण ही संपन्न हो पाता है, अर्थात यह वास्तव में विसरण क्रिया द्वारा ही यह संभव हो पाता है कि कोशिका से ऑक्सीजन गैस कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में मुक्त हो जाए और वातावरण से ऑक्सीजन गैस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाए। तो यह केवल विसरण क्रिया द्वारा ही संभव होता है। इसके बाद भी हम देखेंगे अदर एग्जाम्पल, यदि कहीं जल की विसरण की बात आती है और जल के साथ में घुले हुए भोज्य पदार्थ के कण भी कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह वास्तव में पारगम्य झिल्ली या पारगम्यता के कारण प्रवेश करते हैं। ऐसी क्रियाओं के लिए वास्तव में देखा जाए तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसकी सहायता से या पारगम्य झिल्ली की सहायता से जो भी काम होगा उसके लिए क्या की आवश्यकता पड़ेगी? एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। यह ध्यान देने वाली बात एक ये है कि कोशिका झिल्ली के अंदर कोई पदार्थ जा रहा है तो वह पदार्थ वास्तव में विलायक हुआ। कौन होगा? विलायक इसके अंदर प्रवेश कर सकता है कोशिका झिल्ली के अंदर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि होता क्या है वास्तव में, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये है सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार से काम करती है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर से मैं बात कर रहा हूँ कोशिका के अंदर या बाहर जो आवागमन होता है मुख्य रूप से विलायक के कणों को अंदर बाहर जाने देती है, अर्थात वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर पार्टिकल्स को ही बाहर जाने की इजाज़त देती है, केवल विलायक के पार्ट्स को ही बाहर जाने की इजाज़त देती है। विलायक मतलब होते हैं सॉल्वेंट, जिन्हें हम कहते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही कोशिका के अंदर जा सकते हैं। यदि हम ये सेल चैम्बर माने और ये कोशिका झिल्ली माने तो कोशिका झिल्ली से वाटर मॉलिक्यूल से अंदर जाएंगे, ऐसा बताया जाता है कि केवल विलायक के अणुओं को ही अंदर जाने देती है, तब ये कहलाएगी अर्धपारगम्य झिल्ली। तब हम इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ऐसी झिल्ली है केवल जो कि विलायक के अणुओं को ही अंदर जाने देती है और बाहर आने देती है, तो वह कहलाएगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली। और यदि हम बात कर रहे थे अभी जस्ट इसके बारे में, तो ये पारगम्य झिल्ली है जिसके कारण विलायक के अणु तो जा ही रहे हैं, साथ साथ में विलेय के अणु का भी आवागमन इसमें हो सकता है। विलायक के अणु अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, तो वो कंडीशन होगी पारगम्य झिल्ली की। अब हम बात कर रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह भी यह काम करती है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह भी ये काम करती है। कभी कभी यह वास्तव में डिफरेंशियल मेम्ब्रेन की तरह भी काम करती है। डिफरेंशियल का मतलब होता है विभेदीकृत मेम्ब्रेन या झिल्ली की तरह भी कार्य करती है, यहाँ पर देखेंगे हम। तो सेल मेम्ब्रेन का मुख्य काम कभी कभी ये भी होता है कि वास्तव में वो डिफरेंशियल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है, अगर विभेदी झिल्ली की तरह कार्य करती है।
विभेदीकरण भाग लेती है। अर्थात यदि यहाँ से पॉजिटिव आयन अंदर जाना है तो केवल पॉजिटिव आयन ही अंदर जाएंगे, नेगेटिव आयन अंदर नहीं जा सकेंगे। केवल पॉजिटिव आयन ही अंदर जाएंगे, नेगेटिव आयन अंदर नहीं जा पाएंगे। ये है विभेदीकरण, ठीक ना। ये कहलाता है विभेदीकरण। डिफरेंशियल अर्थात वो डिफरेंट करती है कि कौन से आयन को अंदर लेना है। यदि पोटेशियम आयन अंदर जाना है पॉजिटिव वाले तो पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे, चाहे Cl आयन बाहर हो, अब उन्हें अंदर नहीं जाना है तो वह नहीं जाने देगी। इस प्रकार से इसे भी कहा जाता है विभेदीकरण के आधार पर झिल्ली, ठीक ना। तो ये विभेदीकरण का कार्य भी करती है, ठीक। यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि झिल्ली कितने प्रकार से कार्य करती है। सबसे पहले हमने उसमें बता दिया आपको विसरण के द्वारा भी क्रिया इसमें होती है, ठीक ना। विसरण के साथ साथ में इसमें विसरण क्रिया के बाद हमने पारगम्यता को देखा, तो झिल्ली पारगम्य की तरह काम करेगी, ठीक। पारगम्य में हमने आपको बताया है कि दोनों प्रकार के पदार्थ विलेय और विलायक, दोनों प्रकार के पदार्थ जो कि विलेय है और विलायक है, दोनों प्रकार के पदार्थों के लिए आवागमन संभव होता है पारगम्य में। और अर्ध पारगम्य की बात जिसमें हम कर रहे थे, अर्ध पारगम्य की, तो अर्ध पारगम्य में केवल एक ही प्रकार के पदार्थ का आवागमन संभव होता है, वो भी विलायक का। केवल विलायक के अणुओं को ही आना जाना इसमें होता है, विलेय के अणुओं का नहीं होता है। दूसरी विभेदीकरण झिल्ली, तो विभेदीकरण झिल्ली में इस प्रकार के आयंस या कुछ कैट आयन, कुछ एन आयन को ही वो अंदर जाने देती है। इसकी विपरीत दूसरे आयन होते हैं उन्हें अंदर जाने नहीं देती है। तो ये विभेदीकरण की बात आती है। अब बात करेंगे हम झिल्ली, कोशिका झिल्ली या किसी कोशिका में जल या उसकी पारगम्यता के आधार पर देख लेते हैं वास्तव में क्या होता है। उसे अलग अलग विनेल में रखा जाता है, अलग अलग विलयनों में यदि हम उसे रखें तो उसमें क्या हो। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कोई भी किशमिश है, आप यहाँ एग्जाम्पल के रूप में कोई भी किशमिश यहाँ पर ले लीजिए। किशमिश जो खाने में उपयोग में लाई जाती हैं उस किशमिश का उपयोग हम यहाँ करेंगे। तो किशमिश की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो कोई भी एक पेट्री डिश मैं यहाँ ले लूँगा और पेट्री डिश ऐसे मैं यहाँ लूँगा। पेट्री डिश में मैं लूँगा यहाँ पर जल या पानी यहाँ पर ले लेंगे। पेट्री डिश में मान लीजिए कि यहाँ तक जल भरा हुआ है और जल भरने के साथ साथ में इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर मिला दी है या शक्कर की मात्रा इसमें थोड़ी सी डाल दी है, ठीक। और इसी के अंदर मैं किशमिश इसमें डिप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक किशमिश इसमें डाल दी है, ये आपको दिखाई दे, तो यहाँ पर एक किशमिश डाल दी है। कुछ समय पश्चात मैं देखूंगा, आफ्टर सम टाइम यदि हम देखेंगे तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद हम देखेंगे तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा वास्तव में ये कोशिका झिल्ली इसकी, अर्थात ये कोशिका है वो फूल जाएगी, अर्थात जो किशमिश है वो फूल जाएगी पानी का अवशोषण करके। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ से पानी, जल की मात्रा इसके अंदर प्रवेश कर रही है। जल की मात्रा कहाँ प्रवेश कर रही है? ऐसा इसलिए हुआ कि जल यहाँ से इसके अंदर प्रवेश कर रहा है जिसके कारण यह फूल गई है। अर्थात यह कैसा हुआ, इसका आकार बड़ा हो गया है, ऐसा इसलिए हुआ है। कुछ जैसे देखें कि इसका आकार यदि बड़ा हो गया है और इस बड़े आकार वाली किशमिश को हम किसी अन्य पात्र में रखे घोल में डाल दें। घोल किसका है? घोल ले लेते हैं हम यहाँ पर शुगर का घोल, यहाँ भी शुगर का घोल है, लेकिन ये शुगर का घोल कैसा है? गाढ़ा है। यहाँ शक्कर की मात्रा कैसी है? अधिक है। यहाँ शक्कर की मात्रा ज़्यादा होने से कोशिका से, अर्थात इस किशमिश से जल के अणु बाहर आ जाएंगे और कुछ समय पश्चात ये वापस अपनी पुनः आकृति में आने लगेगी, अर्थात सिकुड़ जाएगी। यहाँ पर फैलना हो रहा है उसका, यहाँ पर हो रहा है सिकुड़ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? सिकुड़ना। यहाँ पर सिकुड़ गई है। यहाँ पर फैलना हो रहा है, मतलब जल अंदर प्रवेश कर रहा है, जिसे कहते हैं अंतःपरासरण। ध्यान रखने वाली बात है, अंतःपरासरण कहेंगे हम। यहाँ पर पानी बाहर निकल रहा है, जल बाहर निकल रहा है, तो इसे कह देते हैं हम बाह्य परासरण। बाह्य परासरण की क्रिया हो रही है यहाँ पर, या अंतःपरासरण या बाह्य परासरण की क्रिया हो रही है। और यहाँ पर जो विलयन लिया गया था वो विलयन कैसा था? निम्न सांद्रता वाला विलयन था। कैसा विलयन था? निम्न सांद्रता वाला विलयन था, जिसके कारण जल के अणु निकलकर कोशिका के अंदर प्रवेश कर गए। निम्न सांद्रता वाला विलयन, यहाँ पर निम्न सांद्रता वाला विलयन लिया गया।
यहाँ पर जो विलेन यूज किया गया है वह विलेन है उच्च सांद्रता वाला विलेन यहाँ पर लिया गया है, जिसके कारण सांद्रता अधिक है। तो अधिक सांद्रता के कारण जल यहाँ पर शक्कर का घोल गाढ़ा है या शक्कर की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए किशमिश से जल की मात्रा निकलकर गाढ़े घोल में आने लगी है। तो ये उच्च सांद्रता वाला विलेन है। तो इस प्रकार से हम सांद्रता के आधार पर भी क्रिया को बांट सकते हैं। अंतःपरासरण की क्रिया होगी निम्न सांद्रता वाले विलयन में यदि हम कोशिका को रख देंगे तो वहां पर अंतःपरासरण की क्रिया होगी, अर्थात कोशिका फूलने लगेगी। ठीक, और इसी प्रकार से सिकुड़ने वाली बात चल रही, किशमिश को यदि हम शक्कर के गाढ़े घोल में या नमक के गाढ़े घोल में रख दें तो वहां से वास्तव में कोशिका सिकुड़ना चालू हो जाएगी और अंतःपरासरण में कोशिका फैलेगी और बाह्य परासरण में कोशिका सिकुड़ना चालू होगी। तो दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। निम्न पराशरी विलयन इसे हम कह सकते हैं निम्न पराशरी विलयन और उच्च पराशरी विलयन कह सकते हैं, और एक और होता है सम पराशरी विलयन। तो सम पराशरी विलयन इन दोनों के बीच का विलयन होता है, वो कहलाएगा सम पराशरी विलयन। सम पराशरी विलयन का तात्पर्य होता है कि वहां पर ना जितना जल का अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा उतने ही जल के अणु कोशिका से बाहर आ जाएंगे। जितना जल का अणु अंदर जाएगा उतना ही जल का अणु बाहर आ जाएंगे, जिसके कारण उनका परासरण दाब समान बना रहेगा, न कोशिका सिकुड़ेगी न कोशिका फैलेगी, अर्थात उनका जो आयतन है वो एक जैसा बना रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से सम पराशरी विलयन और निम्न पराशरी विलयन और उच्च सांद्रता वाले उच्च पराशरी विलयन के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। आज की वीडियो में इतना ही। ये हमने कोशिका झिल्ली के बारे में देखा है और कोशिका झिल्ली किस प्रकार से कार्य करती है वो भी हमने देखा है। बस लास्ट एक और कार्य मुझे बताना शेष है कि यह भोजन का ग्रहण भी करती है। तो कुछ आधार पर करती है, जैसे कि स्ट्रक्चर आपने अमीबा में देखा होगा कि अमीबा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। अमीबा जब भोजन ग्रहण करता है, जो भारी संरचना पीली वाली संरचना है वो सेल मेम्ब्रेन की ही संरचना है। जब भोजन ग्रहण करता है तो वह भोजन के कणों को, फूड पार्टिकल को इसकी सहायता से पकड़ लेता है। ठीक, ये इस प्रकार से पकड़ लेता है। यहाँ पर से ये सीडोपोडिया जो बने हैं, कूटपाद बने हैं, वो आपस में मिलने लगते हैं। मिलकर वास्तव में ये फूड वैक्यूल को अपने अंदर बंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इनमें भोजन ग्रहण की क्रिया भी प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से होती है, अर्थात ये भोजन ग्रहण करने का काम भी इसी की सहायता से करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।